हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है ट्रायंगल्स। ये आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है। और ट्रायंगल्स आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। 9th में भी आप लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़ा था। ठीक है बच्चों, याद है आप लोगों को 9th में आप लोगों ने ट्रायंगल्स पढ़ा था। 9th में आप लोगों ने ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने पढ़ा था। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आपने देखा था कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल का शेप और साइज दोनों एक दूसरे के बराबर हो, इफ द शेप and the size of one triangle is equal to the shape and size of another triangle, तो हम कहते थे कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट कहने का मतलब कि दोनों ट्रायंगल्स बिल्कुल एक जैसे हैं। यानी कॉन्ग्रुएंसी आपने पढ़ा था कि एक तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं, और दूसरा जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ठीक है। अगर ऐसा आपको दो ट्रायंगल्स मिलते हैं तो आप कहते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। लेकिन 10th में आपको ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में नहीं पढ़ना है। 10th में आपको ट्रायंगल्स के सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ना है, यानी आपको सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है। तो आपके मन में सवाल उठे सबसे पहले कि भैया जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वो कहते थे कि अगर दो ट्रायंगल का शेप और साइज एक दूसरे के इक्वल है, यानी पहले ट्रायंगल का शेप दूसरे ट्रायंगल के शेप के इक्वल है और पहले ट्रायंगल का साइज दूसरे ट्रायंगल के साइज के इक्वल है, तो हम कहते थे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। अब सिमिलर ट्रायंगल कब कहेंगे दो ट्रायंगल्स को? देखिए दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल तब कहते हैं जब दोनों ट्रायंगल्स का जो शेप है वो एक दूसरे के इक्वल। साइज जरूरी नहीं कि एक दूसरे के इक्वल ही हो, लेकिन अगर शेप एक दूसरे के इक्वल है तब वो सिमिलर ट्रायंगल होगा। अगर साइज इक्वल हो गया, शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है, तो भी वो सिमिलर ट्रायंगल होगा, लेकिन वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी होगा। राइट? समझ रहे हैं इस बात को? यानी जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो सारे सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। आप लोग इस चैप्टर में समझेंगे, अभी ज्यादा दिमाग मत लगाइए, लेकिन आप लोग समझेंगे इस चीज को। ठीक है। तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर ट्रायंगल तब कहते हैं जब दोनों ट्रायंगल का जो शेप है वो एक दूसरे के बराबर है। ठीक है। साइज एक दूसरे के बराबर होना, लेकिन शेप सेम अगर है तो उस केस में हम उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहते हैं, सॉरी सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है। तो आप एक तो पहले आप लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल का डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिए। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों 10th में? सिमिलर ट्रायंगल्स। अब सवाल उठता है सबसे पहले कि भैया सिमिलर ट्रायंगल है क्या? तो हमने भी डिस्कस किया कि अगर दो ट्रायंगल का शेप बिल्कुल एक दूसरे जैसा है, ठीक है, साइज बराबर हो या ना हो, लेकिन शेप जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इफ द शेप ऑफ वन ट्रायंगल is same as the shape of another triangle, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल से पहले बच्चों अगर एक ट्रायंगल का शेप दूसरे ट्रायंगल के शेप जैसा है तो हम कहते हैं कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल है। यहां पर साइज जो है वो बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट भी समझ लीजिएगा कि आप कह सकते हैं कि द साइज ऑफ बोथ ट्रायंगल्स may or may not be equal to each other, may or may not be equal to each other। देखिए शेप तो दोनों का सेम होना चाहिए तब वो सिमिलर ट्रायंगल है। साइज अगर इक्वल है तो भी वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, और अगर साइज इक्वल नहीं है लेकिन शेप इक्वल है तो भी वो सिमिलर ट्रायंगल है। यानी दो चीजें हैं,
अगर दो ट्रायंगल हैं, दोनों का शेप सेम है और दोनों का जो साइज है वो भी इक्वल है, तो वो सिमिलर ट्रायंगल होगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल भी होगा। लेकिन अगर जो शेप है वो सेम है और साइज अगर सेम नहीं है तो वो कॉन्ग्रुएंट तो नहीं होगा, लेकिन उस केस में भी सिमिलर होगा। सिमिलर होने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि भैया इन दोनों का जो शेप है वो बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। साइज बराबर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है। आपको कुछ डायग्राम्स में बनाने जा रहा हूं, उस डायग्राम्स आपको समझ में आएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन से शुरुआत करूं, दो लाइन, जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ किया और एक दूसरा लाइन ड्रॉ किया, देखिए इन दोनों लाइन का जो शेप है, ठीक है, वो एक ही जैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट। शेप में तो कोई चेंज नहीं है, हाँ, लेकिन दोनों का जो साइज है वो बराबर नहीं है। तो शेप तो लेकिन सेम है ना, तो ये दोनों सिमिलर होंगे। कैसा होगा बच्चों? सिमिलर। हाँ, वहीं अगर दो आप लाइन लेते और दोनों लाइन का शेप भी सेम होता और साइज भी सेम होता, ठीक है, इस कंडीशन आप कहते हैं कि ये दोनों सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी है। क्लियर है? आप बात समझ रहे हैं? ये दोनों सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी, लेकिन हमें अभी फिलहाल इस पे फोकस नहीं करना है, हमें अभी फिलहाल सिमिलर पे फोकस करना है। सिमिलर पे कैसे फोकस करेंगे? मैंने आपको दो लाइन ड्रॉ करके दिया, दोनों लाइन का जो शेप है वो सेम स्ट्रेट है दोनों, तो यानी कि दोनों सिमिलर हो गए। हाँ, साइज अगर सेम हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है और अलग हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, सिमिलर होगा। उसी तरीके से अगर मैं आपको सर्कल ड्रॉ करके देता हूं, देखिए ये एक सर्कल और ये एक सर्कल, देखिएगा दोनों का शेप क्या सेम है, दोनों सर्कल का शेप तो सेम है, ठीक है, तो दोनों जो है वो सिमिलर होंगे, सिमिलर सर्कल्स होंगे, लेकिन इनका रेडियस देखिए अलग अलग है। इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस जो है वो r2 है, तो दोनों सिमिलर सर्कल है। लेकिन क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल है? नहीं, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल नहीं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होते हैं? जब दोनों का रेडियस बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, क्या दोनों का रेडियस बराबर होता है तो हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं? क्या उनको सिमिलर भी कहते हैं? उनको सिमिलर भी कहते हैं, राइट। लेकिन अगर रेडियस अलग अलग है लेकिन दोनों सर्कल है तो इनको हम लोग सिमिलर कहेंगे, सिमिलर सर्कल, क्योंकि दोनों का शेप एक जैसा है। अच्छा, उसी तरीके से अगर मैं आपके सामने एक इक्विलैटरल ट्रायंगल रख रहा हूं, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका साइड है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और एक मैं आपके सामने इक्विलैटरल ट्रायंगल रख रहा हूं जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल्स जो हैं, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, दोनों सेम शेप के हैं। शेप कैसे सेम है भाई? दोनों ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल है। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल हैं, इस ट्रायंगल के भी तीनों साइड्स इक्वल है, तो शेप इनका एक जैसा है, इसलिए दोनों ट्रायंगल्स जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है? नहीं। अगर ये भी 4 सेंटीमीटर होता, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तब दोनों कॉन्ग्रुएंट होते, लेकिन चूंकि इनका साइड अलग है लेकिन शेप सेम है, इसलिए दोनों कैसे ट्रायंगल है? सिमिलर ट्रायंगल्स है। क्लियर है? तो सिमिलर ट्रायंगल होने का जो क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को हम लोग समझेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक दो एग्जांपल हम लोग समझते हैं इसका। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ट्रायंगल, ठीक है, इस ट्रायंगल की अगर हम बात करें और एक आपके पास ये ट्रायंगल, दोनों मान लीजिए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ये आपका है ABC और ये आपका है DEF। अभी आपने देखा कि दुनिया में जितने भी सर्कल्स हैं वो सारे सिमिलर हैं, क्योंकि उनका शेप एक जैसा है। दुनिया में जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं सारे सिमिलर हैं, क्योंकि उनका शेप एक जैसा है। दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं, दुनिया में जितने भी स्क्वायर हैं वो सारे सिमिलर हैं, क्योंकि उनका शेप एक जैसा है। बात समझ रहे हैं आप? तो उसी तरीके से आप समझिएगा यहां पर कि ये दो इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने का मतलब क्या है? कि ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल 60 डिग्री है और ये एंगल भी 60 डिग्री है। वैसे ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है
और ये एंगल भी 60 डिग्री, राइट बच्चों। अच्छा मान लीजिए कि ये साइड जो है वो है 3 सेंटीमीटर, ये साइड है 3 सेंटीमीटर और ये साइड भी है 3 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि क्योंकि ये दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए दोनों जो है वो क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। लेकिन समझते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल होने का क्राइटेरिया क्या होता है। तो आप मुझे बताइए, क्या AB और DE कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है? उसी तरीके से AC और DF कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है ना? उस तरीके से BC और EF कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स नहीं है, ठीक है। एंगल A और एंगल D कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एंगल B और एंगल E कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और एंगल C और एंगल F कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। अब एक चीज जरा नोट करिएगा, सबसे पहली बात एंगल की हम बात कर लेते हैं। तो एंगल A और एंगल D जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है वो एक दूसरे के बराबर है ना, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D। अच्छा, उसी तरीके से अगली बात अगर हम करें तो एंगल B और एंगल E बराबर है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E, और एंगल C और एंगल F भी एक दूसरे के बराबर है, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो एंगल की बात है, साइड की बात करते हैं। AB अपॉन DE क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो में ले लो, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE आप बताइए कितना है? AB है 3, DE है 5, तो 3 अपॉन 5। अच्छा, इसी तरीके से AC अपॉन DF कितना है? AC अपॉन DF की अगर हम बात करें तो ये भी 3 अपॉन 5 के बराबर है, और BC अपॉन EF, BC अपॉन EF ये भी 3 अपॉन 5 के बराबर। यानी दूसरा क्राइटेरिया जो हमारा निकल कर आ रहा है बच्चों वो ये है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होता है। देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, सारे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो एक दूसरे के बराबर है। यानी कि AB अपॉन DE is equals to AC upon DF is equals to BC upon EF, राइट? ये क्राइटेरिया नंबर 1 और ये क्राइटेरिया नंबर 2, ये दोनों क्राइटेरिया जो है वो सिमिलर ट्रायंगल्स के क्राइटेरिया है, या फिर आप कह ले कि जो सिमिलर फिगर्स होते हैं उनके क्राइटेरिया यही होते हैं। पहला कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए, दूसरा कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो भी एक दूसरे का रेशियो जो है वो एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, राइट? अच्छा, उसी तरीके से मैं आपको एक क्वाड्रिलैटरल दे रहा हूं, ये आपका क्वाड्रिलैटरल है ABCD, ठीक है, और ये आपका एक क्वाड्रिलैटरल है PQRS, मान लेते हैं, ठीक है, PQRS। ये साइड है 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और ये मान लीजिए कि है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइड जो है बच्चों ये है मान लीजिए आपका 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये साइड है 10.5 सेंटीमीटर, ये साइड है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये साइड जो है इसको मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। ये एंगल आपका दिया गया है 80 डिग्री, ये एंगल जो है ये आपका दिया गया है मान लीजिए 105 डिग्री मान लेते हैं, ठीक है। ये जो एंगल है ये एंगल आपका दिया गया है समझ से चलिए कि ये एंगल आपका है 100 डिग्री, और ये एंगल जो है ये आपका है मान लीजिए 75 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 80 डिग्री है, ये एंगल 105 डिग्री है, ये एंगल 100 डिग्री है और ये एंगल 75 डिग्री है, ठीक है बच्चों।
चलिए अब इसको देखते हैं क्या ये दोनों क्वाड्रिलैटरल एक दूसरे के सिमिलर हैं या नहीं। सबसे पहला क्राइटेरिया क्या होता है सिमिलैरिटी के लिए, देख चेक करना होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो देखिए ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, बराबर है, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, बराबर है, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, बराबर है, और ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, बराबर, यानी सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो बराबर है। पहला क्राइटेरिया हमारा सेटिस्फाई हो गया है। दूसरा क्राइटेरिया कहता है कि भाई जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है उसका रेशियो बराबर होने चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या है, AD अपॉन PS, AD अपॉन PS देखिएगा कितना है, AD अपॉन PS है 5 अपॉन 7.5, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा इक्वल्स टू 2 अपॉन 3, 25 से कट करेंगे तो। दूसरा साइड देख लेते हैं AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ कितना बच्चों 7 अपॉन 10.5, राइट, ये डेसिमल हटाइएगा 0, 35 से जाएगा ये 2 टाइम्स, 35 से जाएगा ये 3 टाइम्स। अच्छा, उसी तरीके से तीसरा साइड देखते हैं BC अपॉन QR, BC कितना हमारा है 8 अपॉन QR हमारा है 12, 4 से कट करेंगे आ जाएगा 2/3, और आखिरी हमारा है DC अपॉन SR, ये कितना है DC है 10, SR है 15, 5 से कट करेगा 2/3 आएगा। अब देखिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनका रेशियो बराबर है 2/3 2/3 2/3, इसका मतलब कि ये दोनों क्वाड्रिलैटरल कैसे हैं, पहला क्राइटेरिया भी सैटिस्फाई हो गया, दूसरा भी सैटिस्फाई हो गया, ठीक है, इसका मतलब दोनों क्वाड्रिलैटरल जो है एक दूसरे के सिमिलर है। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, मान लीजिए ये जो एंगल 100 है अगर इसकी जगह होता 110 डिग्री, ठीक है, इसकी जगह होता 110 डिग्री और ये होता आपका 65 डिग्री, अब बताइए क्या ये क्वाड्रिलैटरल आपका सिमिलर होता? अब ये क्वाड्रिलैटरल सिमिलर नहीं होता, क्यों? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स तो उनका रेशियो तो इक्वल है, लेकिन क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है? नहीं नहीं, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्वल नहीं है, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है, इक्वल नहीं। उस कंडीशन में ये दोनों क्वाड्रिलैटरल जो सिमिलर नहीं होते। अच्छा अगर ये आपका 100 डिग्री होता, ये आपका 75 डिग्री होता, ठीक है, लेकिन ये जो साइड है ये आपका 13 सेंटीमीटर होता, तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है, लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में आखिरी साइड से 10/13 हो जाता है, राइट, और 10/13 2/3 के बराबर नहीं होता है, यानी कि पहले 3 साइड का रेशियो तो 2/3 2/3 2/3 है, लेकिन चौथे साइड का रेशियो जो है 2/3 के बराबर नहीं। इसका मतलब कि ये दोनों क्वाड्रिलैटरल जो है सिमिलर नहीं। हालांकि चलिए खैर हमारा हमने जो सवाल किया था उसमें ये इक्वल, ये वाला आप नोट कर लीजिए, लेकिन इस बात को ख्याल रखिएगा सारे साइड्स का रेशियो बराबर है, लेकिन कोई एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल नहीं है तो सिमिलर नहीं है। सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, लेकिन कोई एक साइड का रेशियो भी बाकी साइड के रेशियो के बराबर नहीं है, तो भी वो फिगर जो है सिमिलर नहीं होगा। क्लियर है? ये बात आपको समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं समझ में आ रही होगी। चलिए इसको नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए बच्चों हम लोग अब एक थ्योरम प्रूफ करने जा रहे हैं। इस थ्योरम को हम कहते हैं बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यानी कि बीपीटी। इसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम लोग? थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। बीपीटी वैसे तो ज्यादा कॉमन है, लेकिन आपको थेल्स थ्योरम नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, ये थ्योरम जो है आपका पहला थ्योरम है, थ्योरम 1। और ये थ्योरम क्या कहता है? थ्योरम 1 कहता है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, नोट करिए मेरे साथ स्टेटमेंट को, फिर हम लोग प्रूफ करेंगे। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू one side
पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग other two sides, intersecting other two sides, ठीक है, then ठीक है, if a line then it divides the side, then it divides the side into equal ratio। अब जरा समझिएगा इसको बच्चों, क्वेश्चन कह रहे हैं, मतलब थ्योरम कह रहे हैं कि अगर एक लाइन को हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी यहां पर एक ट्रायंगल का जिक्र किया हुआ है, तो मान लेते हैं कि ये हमारा एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को नाम लेते हैं ABC। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में तीन साइड है, इस तीन में से कोई भी एक साइड आप ले लीजिए। मान लीजिए हम साइड लेते हैं BC, तो क्या कह रहा है कि लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी अगर मैं एक ट्रायंगल का एक साइड BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, इसको हम कहते हैं मान लीजिए DE। ठीक है, क्लियर है, हमने क्या किया, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब हमें पहले से गिवन है, पहले से हमें बच्चों गिवन है कि DE इज पैरेलल टू BC। ठीक है, और कह रहे हैं कि इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, तो जो बाकी दो साइड है उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट मतलब कट करना, तो देखिए ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये AB को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और कह रहा है अदर टू साइड, यानी BC के पैरेलल तो बाकी दो साइड्स जो है उसको एक को D पॉइंट पर और एक को E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है। कह रहा है देन इट डिवाइड्स द साइड, तब ये जो दोनों साइड्स हैं इनको ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, बांट रहा है बाकी दो साइड्स को इन इक्वल रेशियो। तो इस साइड का रेशियो क्या होगा बच्चों, AD अपॉन DB, और इस साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, AE अपॉन EC। इसी रेशियो में कट किया है ना, तो इसलिए आपको प्रूफ करना है कि ये डिवाइड करता है इसको इक्वल रेशियो में, यानी आपने प्रूफ करना है कि AD अपॉन DB, AD upon DB is equals to AE upon EC, is equals to AE upon EC। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर एक लाइन को हम किसी ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से कि ये लाइन बाकी दो साइड्स को अलग अलग पॉइंट पे कट करे, इंटरसेक्ट करे, तब ये लाइन इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो, तो इस लाइन का रेशियो क्या हो जाएगा, AD अपॉन DP, इस लाइन का रेशियो है AE अपॉन EC। अब इक्वल रेशियो का मतलब कि ये रेशियो जो है बराबर होना चाहिए, आपको प्रूफ करना है। इस प्रूफ के लिए हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हैं, और वो कंस्ट्रक्शन क्या है समझिएगा। देखिए D को ना हम लोग C पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं, और E को हम लोग B पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखिए B पॉइंट से हम इस AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम कह देते हैं मान लीजिए X, और E पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, इसको कह देते हैं Y। गेटिंग माय पॉइंट, हम लोगों ने D से C को ज्वाइन किया, E से B को ज्वाइन किया है, फिर D पॉइंट से AC के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और E पॉइंट से AB के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, X और Y हमने नाम दे दिया है।
यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर है। अच्छा, अब देखिएगा, अब मुझे बताइए व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जो ट्रायंगल ADE है उसका एरिया कितना होगा? ट्रायंगल ADE का जो एरिया है वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ। देखिए ADE का क्या बेस हमारा AD हो सकता है? हाफ इंटू AD इंटू हाइट क्या होता है? AD के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वही हाइट होगा, तो हाइट हमारा हो गया EY, तो AD इंटू EY, राइट? कैसे आया एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE? तो इस ट्रायंगल को अगर आप देखेंगे तो अगर हम इसका जो भी हम साइड बेस लेते हैं उस पर जो परपेंडिकुलर होता है वही हाइट होता है, तो ये हमने बेस लिया AD, इसलिए परपेंडिकुलर है EY, राइट? और अब दूसरा एरिया देखिएगा, मैं ले रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ध्यान से देखिएगा कौन सा ट्रायंगल है? DBE, ये वाला ट्रायंगल, राइट? ये वाला ट्रायंगल, समझ रहे हैं इस बात को? इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस कितना है इसका? BD, हाफ इंटू BD इंटू हाइट इसकी कितनी होगी? इसके लिए भी हाइट जो है बच्चों वो EY ही है। क्यों है EY हाइट? देखिए अगर आप DB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए या फिर AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, एक ही बात है ना, दोनों तो सेम लाइन है, बस हाँ ये कम है और ये ज्यादा एक्सटेंड हो गया, लेकिन है तो सेम डायरेक्शन में, ठीक है? और जो ट्रायंगल DBE है, अगर DB को आपने बेस माना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है? E। तो जो बेस मानते हैं उसके अपोजिट वर्टेक्स से ही तो परपेंडिकुलर लेते हैं। तो भाई अब E पॉइंट से हमें परपेंडिकुलर लेना था, तो E पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ले पूरे AB के ऊपर या फिर सिर्फ DB के ऊपर, एक ही बात है ना, दोनों तो सेम लाइन के अलोंग है, ठीक है? तो इसलिए EY जो है इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा मैं डायग्राम बना रहा हूं, मान लीजिए ये मेरा डायग्राम, अगर मुझे इस ट्रायंगल की हाइट जाननी है तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अंदर कैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें? नहीं कर सकते ना, तो परपेंडिकुलर जरूरी नहीं कि ट्रायंगल के अंदर हो, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। अब इस लाइन के ऊपर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं या पूरे लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक ही बात है। तो उसी तरीके से यहां पर भी हम BD के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें या AB के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, एक ही बात है। क्लियर है? चलिए अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। कितना आ जाएगा बच्चों? हाफ और हाफ, चलिए पूरा ही लिख लेते हैं, हाफ इंटू AD इंटू EY डिवाइडेड बाय हाफ इंटू BD इंटू EY। देखिए EY और EY कैंसिल हो जाएगा, हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE। ये किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा इक्वल्स टू AD अपॉन BD। इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अब हम लोग अगला करते हैं, फिर से मैं ADE ट्रायंगल का एरिया, 2 बार लेना है ADE ट्रायंगल का एरिया, लेकिन इस बार थोड़ा अलग लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। देखिए पिछली बार मैंने ADE ट्रायंगल का एरिया लिया था तो AD को मैंने बेस माना था, तो E से परपेंडिकुलर था। अब मैं AE को बेस मान रहा हूं, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू हाफ इंटू AE। अच्छा अगर AE बेस है तो D से परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि DX इंटू DX। ठीक है? और दूसरा हम निकालने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, पिछली बार हमने इस साइड का पूरा सॉल्व किया है, एक बार बेस इसको लिया, दूसरी बार बेस इसको लिया। अब मैंने बेस इसको लिया, अगली बार बेस इसको लेंगे।
अब हम ट्रायंगल करेंगे EBC, EBC ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल EBC। अच्छा, EBC का क्या हो जाएगा, एरिया हाफ इंटू EBC का जो बेस है वो है EC, हाफ इंटू EC इंटू, अच्छा ये dx, dx, और इस पर परपेंडिकुलर क्या है, देखिए अगर EBC की बात करें और अगर ये हमारा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, EDC लेंगे, नॉट EBC, हाँ सॉरी ओके, EDC हम लेंगे। EDC जो हमारा बच्चों EDC, ये ट्रायंगल देख रहे हैं EDC, EDC का बेस हमारा है EC और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा dx, तो इंटू dx। अगर इनका रेशियो लेते हैं तो देखिएगा रेशियो क्या आता है, ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये आपके एग्जाम में आता है, ठीक है, बोर्ड में ये अक्सर पूछते हैं, इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC, ये हो जाएगा इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट लिख दूं, हाफ से हाफ कट जाएगा, dx से dx कट जाएगा, ये AE अपॉन EC आएगा, राइट बच्चों, AE अपॉन EC। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब एक चीज नोटिस करिएगा, जो ट्रायंगल BDE लिया है हमने, यहां पर DBE, ये वाला ट्रायंगल देखें या फिर ट्रायंगल EDC देखें, EDC ट्रायंगल जो है बच्चों, EDC ट्रायंगल, उसमें देखिए साइड है ना DE, और जो DBE ट्रायंगल है उसमें भी साइड है DE, यानी दोनों का एक साइड कॉमन है। अच्छा, और DE और BC पैरेलल है, राइट, और देखिए DBE का जो इस साइड ऑपोजिट जो वर्टेक्स है वो यहां है, और DEC का वर्टेक्स देखिए यहां पर है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल का अगर हम बेस लेते हैं DE, तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस DE के ऊपर और सेम पैरेलल लाइन BE और BC के ऊपर लाई कर रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करते हैं तब उनका जो एरिया होता है वो इक्वल होता है, राइट, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा था पैरेललोग्राम में। तो आप लिखेंगे सिंस ट्रायंगल कौन सा है, एक है ट्रायंगल DBE और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल EDC, लाइज ऑन सेम बेस। क्या है इनका कॉमन बेस, क्या है बच्चों, इनका कॉमन बेस है DE, लाइज ऑन सेम बेस DE एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE should be equal to area of triangle EDC। क्लियर बच्चों? तो अगर ऐसा होता है तो क्या मैं इक्वेशन 2 की जगह लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल EDC की जगह क्या मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE लिख सकता हूं? भाई दोनों का एरिया सेम है तो इसकी जगह मैं इसको लिख सकता हूं, यहां पर देखिए EDC है, इसकी जगह मैं इसको लिख रहा हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, राइट, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा AE अपॉन EC। इसको मैं कह दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 3। अब जरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करिए बच्चों, कंपेयरिंग 1 एंड 3, ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। अगर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो क्या दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है एक दूसरे के? देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, लेफ्ट साइड दोनों का बराबर है ना। जब लेफ्ट साइड बराबर है तो दोनों का राइट साइड भी बराबर होना चाहिए। तो राइट साइड में क्या आ रहा है, AD अपॉन BD is equals to AE अपॉन EC। होगा ऐसा नहीं होगा बच्चों? होगा ना, यही तो हमें प्रूफ करना था।
ठीक है, इसका मतलब कि ये पहला हाफ अपॉन दूसरा हाफ इज इक्वल्स टू राइट साइड का पहला हाफ अपॉन दूसरा हाफ। क्लियर है बात यहां तक? चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक चीज और बताऊंगा इसी में, पहले आप यहां तक नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, आई होप आपने नोट कर लिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम था। अब देखिए समझिएगा इस बात को कि हमने अभी क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, राइट? यानी एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, ये हमने प्रूफ किया है। अब अगर मैं दोनों साइड 1 1 ऐड कर दूं, इसको मैं सपोज करो मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 1, तीन चीजें हम लोग फाइंड करेंगे। दूसरी बात, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, यानी AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, है ना बच्चों? अगर मैं इस साइड 1 ऐड कर दूं और इस साइड भी 1 ऐड कर दूं तो बात तो एक ही रहेगी। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? DB, और ये कितना हो जाएगा? DB प्लस AD, और इसका एलसीएम हो जाएगा EC, और ये हो जाएगा AE प्लस EC, राइट? तो अब देखिए DB और AD को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? DB और AD को ऐड करने में पूरा आ जाएगा AB, यानी ये हो गया AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE और EC को ऐड करेंगे, AE और EC ऐड करने पर आ जाएगा AC, ये हो जाएगा इक्वल्स टू AC अपॉन EC, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं। इसका मतलब है AB अपॉन DB, AB पूरा, ठीक है, यानी कि ये AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AC अपॉन EC, AC क्या है? पूरा AC अपॉन EC, ठीक है बच्चों? चलिए तीसरा भी आप कर लीजिए। अगर मैं इसको पलट दूं, यानी DB ऊपर AD नीचे, तो हो जाएगा DB अपॉन AD। अच्छा, अगर इस साइड पलट रहे तो इस साइड पलटना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा EC अपॉन EC अपॉन A, राइट बच्चों? चलिए अब इसमें मैंने दोनों साइड 1 ऐड कर दिया, +1, और इस साइड भी +1 1 ऐड कर दिए, तो क्या हो जाएगा? ये नीचे एलसीएम आ जाएगा AD और ऊपर हो जाएगा AD प्लस DB, और इधर क्या हो जाएगा? AE, और ये हो जाएगा EC प्लस AE। AD और DB को ऐड करिएगा जरा, AD और DB को ऐड करना, पूरा ये AB आ रहा है, तो ये हो गया AB अपॉन AD, और EC और AE को ऐड करिएगा, EC नीचे वाला AE ऊपर वाला, पूरा ये AC आ रहा है, ये हो गया AC अपॉन AE, यानी ये हमारा हो गया AB अपॉन AD, यानी AB पूरा और AD जो है ऊपर वाला, राइट? किसके बराबर है? AC अपॉन AE, AC पूरा है और AE जो है बच्चों ये ऊपर वाला है, ठीक है? तो ये तीनों जो है, ये आप तीनों कह सकते हैं कि तीनों जो है वो आपके थेल्स थ्योरम यानी BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में आते हैं, ठीक है? कौन कौन से आते हैं? ये ऊपर वाला हाफ अपॉन नीचे वाला हाफ इज इक्वल्स टू ऊपर वाला हाफ अपॉन नीचे वाला हाफ, ठीक है? या तो हो सकता है ये पूरा अपॉन ये ऊपर वाला इज इक्वल्स टू दिस साइड वाला पूरा अपॉन ऊपर वाला, या फिर ये पूरा अपॉन नीचे वाला इज इक्वल्स टू ये पूरा अपॉन ये नीचे वाला, ठीक है? ये तीनों जो है आपके वो बीपीटी के थ्रू प्रूफ हो सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं? चलिए ये तो आपका हो गया। अब हम लोग ना इस थेल्स थ्योरम का बीपीटी का कन्वर्स करेंगे, ठीक है? पहले इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग इसका कन्वर्स स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, ये हमारा थ्योरम 2 है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी।
थ्योरम क्या कहता है समझिएगा पहले। थ्योरम कहता है कि इफ अ लाइन डिवाइड्स any two side of triangle in equal ratio, then it is parallel to third side. ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन उल्टा कह रहा है। वो क्वेश्चन कहता था कि अगर एक लाइन पैरेलल है तब वो दो साइड जो है बाकी उसको इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। ये कह रहा है कि अगर इक्वल रेशियो में डिवाइड करे तो तीसरा साइड पैरेलल हो। ठीक उल्टा कह रहा है, यानी कि ये जो बीपीटी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम आप जो कह रहे हैं, उसका कन्वर्स है। तो जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं कहता हूं एबीसी, और मान लीजिए कि डीई जो है ये एक लाइन है जिसने इन दोनों साइड्स को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। पहले कह रहा है ना कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ ट्रायंगल इन इक्वल रेशियो, यानी कोई दो साइड जो ट्रायंगल का है वो इक्वल रेशियो में है। इसका मतलब कि पहले से आपको गिवन है कि एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी, राइट। इक्वल रेशियो में डिवाइड करने का यही मतलब है। तो कह रहा है कि देन, यानी आपको प्रूफ करना है कि इट इज पैरेलल टू थर्ड साइड, यानी कि आपको अब प्रूफ करना है कि BC और DE दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। अब समझिएगा ये कैसे होगा। देखिए जो BC है, कोई ना कोई लाइन जो D से स्टार्ट हो रहा है वो तो पैरेलल होगा ना, ठीक है। मान लेते हैं कि DE के पैरेलल नहीं। लेट अस कंसिडर DE is not parallel to BC। मान लेते हैं कि एक DF एक लाइन है जो कि पैरेलल है BC के। क्यों मैंने किया समझिएगा। देखिए मैं मान रहा हूं कि DF एक इस तरीके से लाइन है, ठीक है। अब ये F आप नीचे शो करें ऊपर शो करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं मान रहा हूं कि एक्चुअली में ना BC के पैरेलल DE नहीं है बल्कि DF है, ठीक है। क्वेश्चन में तो कह रहा है कि आपको शो करना है कि DE जो है BC के पैरेलल है, लेकिन मैं ना उल्टा ट्राई करता हूं। मैं कहता हूं कि ये पैरेलल है ही नहीं, मैं कुछ और पैरेलल मान लेता हूं, DF को मान लेता हूं पैरेलल। ऐसा करने से क्या होगा समझिएगा। हमने कंसीडर किया है कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, DE की जगह जो DF है वो BC के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो बीपीटी के अकॉर्डिंग टू बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या होगा बच्चों, अगर DF और BC एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसका मतलब कि जो पैरेलल लाइंस है ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं, बीपीटी यही तो कहता है। तो इसका मतलब हो गया कि AD अपॉन DB ये होना चाहिए इक्वल्स टू AF अपॉन FC। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं जो गिवन है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं जो हमने माना है। ये गिवन है, लेकिन हमने जो माना है, हमारे मानने के हिसाब से ये है कि DE पैरेलल नहीं है। हालांकि ये इक्वल रेशियो में बांट रहा है लेकिन फिर भी पैरेलल नहीं। हम तो मानते हैं कि भाई DF जो है पैरेलल। तो अगर DF अगर पैरेलल है तो AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC होना चाहिए, ठीक है। अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग 1 and 2,
लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का बराबर है बच्चों। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होना चाहिए। इसका मतलब कि AE अपॉन EC ये AF अपॉन FC के बराबर होगा। क्लियर है? AE अपॉन EC AF अपॉन FC के बराबर होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं दोनों साइड 1 ऐड कर दूं, इस साइड भी 1 ऐड कर दिया और इस साइड भी 1 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये EC हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? AE प्लस EC। और इस साइड क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा FC और ये हो जाएगा AF प्लस FC। तो AE प्लस EC क्या है? AE और EC दोनों को मिलाएं तो पूरा AC मिल जाएगा, यानी ये हमारा आ रहा है इक्वल्स टू AC अपॉन EC। और ये कह रहा है AF प्लस FC क्या है? देखिए AF प्लस FC ये भी तो पूरा AC के बराबर है, ये हो गया इक्वल्स टू AC अपॉन FC। AC और AC कट गया, यानी EC और FC, EC और FC ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, राइट? EC और FC दोनों एक दूसरे के बराबर है। अच्छा, EC और FC एक दूसरे के बराबर के कब हो सकते हैं बच्चों? ये EC, देखिए ये EC और ये FC, EC और FC एक दूसरे के बराबर कब हो सकते हैं? जब E और F दोनों सेम हो, ठीक है? ये तो पॉसिबल तभी है, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ E coincides with F, if E coincides with F। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ये तभी पॉसिबल है जब E और F दोनों कोइंसाइड करते हैं, यानी कि F जो है वो एक्चुअली में E ही है ना, अलग पॉइंट तो है नहीं। तो अगर F और E दोनों सेम हैं तो DE BC के पैरेलल हो या फिर DF BC के पैरेलल हो, एक ही बात हो। इसका यही मतलब हुआ ना कि दिस मींस दैट DE is parallel to BC। प्रूफ कर दिया हमने, राइट? चलिए इसको कर लीजिए आप लोग नोट, समझकर नोट करिएगा। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, आपके थ्योरम्स के साथ समाप्त कर रहे हैं। अगले लेक्चर में इन्हीं थ्योरम्स पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तो अगला लेक्चर बिल्कुल स्किप मत करिएगा। इनफैक्ट अगले 2 लेक्चर्स तक हम लोग यही बीपीटी और कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी तक हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 आपका थ्योरम पे बेस्ड रहा, अब लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 ये आज के लेक्चर पर आपका बेस्ड रहेगा। तो इन 2 थ्योरम्स को आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो उतने अच्छे से अगले क्लास के पहले प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ और पढ़ाई जरूर करिएगा। इसको नोट कर लीजिए, बाय।